तो टॉपिक है बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक, तो जो सेकंड एक्सरसाइज पढ़ी थी ना हमने, उसका फार्मूला बताओ क्या था। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये फार्मूला था ना उसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ये था। अब देखो, जैसे कि अपने पास एक बैग है, उसमें रेड बॉल हैं जैसे 5 और ब्लैक बॉल हैं 7 और भाई टोटल होगी 12। अब जैसे कोई आपसे ये पूछ ले कि रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगी 5/, और क्या लिखोगे उसको, ऐसे लिखोगे ना 5/12 हो गई। और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो आपसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखोगे ना उसको, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करिए इसको बंद एक बार। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/12। तो इसको क्या लिखोगे, पी बी लिखोगे या पी आर लिखोगे, या पी बी ओब्लिक आर लिखोगे, या आर ओब्लिक बी लिखोगे, पी बी लिखोगे ना। ठीक, तो कोई अकेले रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ ले आपसे ये डिनोटेशन और ये उसका आंसर हो गया, और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछ ले ये डिनोटेशन होगी उसकी, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। अब कोई ये पूछ ले इसमें से कि भाई 2 बॉल निकालनी है, पहली बॉल रेड हो दूसरी बॉल ब्लैक हो, और पहली बॉल निकाल कर आपने उसको वापस नहीं रखना, यानी कि जब दूसरी निकालोगे ना तो वो बाहर फेंक देनी है पहली बॉल, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब इसको ऐसे लिखूंगा मैं, देखो पहली बॉल तो रेड निकाल दी मैंने, अब दूसरी बॉल क्या निकालनी है, ब्लैक। तो ब्लैक निकालनी है, लेकिन उससे पहले कौन जा चुकी बाहर, रेड, तो ऐसे लिखा जाएगा इसको। ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ये डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि इसमें ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड पर डिपेंड हो गई। वैसे तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 7/12, लेकिन यहाँ पर कितनी आएगी 7/11। देखो यहाँ पर ब्लैक की, वैसे हमने ब्लैक की चांस निकाले केवल ब्लैक के, तो केवल ब्लैक के कितने चांस थे 7/12, और रेड निकलने के बाद ब्लैक के चांस निकाले तो 7/11, तो अलग हुई ना, डिनोटेशन भी अलग हुई। देखो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिख रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन आर इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि रेड बॉल पहले से जा चुकी उसमें से, तो डिनोटेशन भी अलग है और आंसर भी अलग है ना। क्यों है आंसर अलग, क्योंकि डिपेंड है यहाँ पर ब्लैक बॉल रेड के ऊपर। शुरू वाला जो कलर निकाल दिया ना हमने, रेड कलर इसमें से बाहर निकाल दिया, तो ब्लैक के ऊपर इफेक्ट पड़ गया ना उसका, तो बस ये डिपेंडेंट इवेंट हो गई। और ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो ना, तो बी ओब्लिक ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी बी नहीं लिखूंगा उसकी जगह, क्योंकि रेड की ब्लैक की प्रोबेबिलिटी जब निकालनी जब रेड उसमें से निकली हुई हो। ठीक, तो अब उसमें से रेड निकली हुई है या नहीं है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट हो गया। अब जैसे कि पहली बॉल निकाल ली, उसको वापस रख दिया, फिर दूसरी निकाल ली, तो अब जैसे मैंने पहली बॉल रेड निकाल ली, उसको वापस रख दिया, और फिर ब्लैक निकाल ली उसमें से, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी वैसे अगर मैं पूछूं आपसे 7/12 है, और रेड निकाल कर वापस रख के फिर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो फिर भी 7/12, कोई इफेक्ट पड़ा। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। रेड और ब्लैक यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर आप पहली बॉल को रिप्लेस करके दूसरी बॉल निकालते हो तो, यानी कि विद रिप्लेसमेंट अगर लगाते हो तो, आया समझ में। तो ये फार्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का पी ए इंटू पी बी, ये बड़ा फार्मूला। और इस फार्मूले को एक्सटेंड करोगे, जैसे कि बहुत सारे इवेंट है आपके पास, A2, A3, A4, बहुत सारे इवेंट है जैसे आपके पास 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ऐसा क्यों हो जाएगा,
क्योंकि भाई जब कोई बॉल निकालने से पहले जो पहले बॉल निकाली थी वो आप वापस रख दी तो कितनी बार कर लो ऐसा काम, सेम रहेगी प्रोबेबिलिटी। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस हो गए जिसमें पहली बॉल को रिप्लेस करके फिर दूसरी निकाला जाएगा, दूसरी को रिप्लेस करके फिर तीसरी निकाला जाएगा, जितनी भी निकालनी हो आपने। ठीक, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होता है विद रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है, जैसे कि आपने पहली बॉल निकाली ना, वो निकाल कर बाहर रख दी और फिर दूसरी निकाल ली, तो दूसरी की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा उसका, वो डिपेंडेंट इवेंट हो गई। और आपने पहली बॉल जो निकाली थी वो वापस रख के और फिर दूसरी निकाली है तो वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्लियर हो गया इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होते हैं। इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ना वो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट की है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो वो आराम से आ जाएगी फिर, तो ध्यान से कर लो इसको। देखो अच्छा, अभी थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। देखो आपको, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, then note A and note B are also independent. नोट ए नोट बी तो जानते होगे क्या होते हैं। ये कह रहा है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो ना तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट ही होते हैं। तो प्रूव कर देते हैं इसको। देखो गिवन क्या है इसमें, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, पी ए इंटू पी बी के, है ना। ये लाइन देने का मतलब है ये लाइन दे रखी है उसने। ठीक, प्रूव क्या करना है बताओ। तुम तो डरने लग रहे हो। नोट ए एंड नोट बी आर इंडिपेंडेंट। तो दैट इज क्या प्रूव करना बताओ। हाँ, वेरी गुड। नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी, ये प्रूव करना आपने, ये प्रूव करना है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ में तो आ गया होगा अच्छे से, क्या हो है ना। हाँ, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। ठीक, ये प्रूव करना हमने। प्रूफ देखो अब, प्रूफ ये है भाई, इसको लेकर चल पड़ेंगे हम। तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो कंप्लीट के ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन का क्या बनाना पड़ेगा, यूनियन। और यूनियन हो तो क्या बनाना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़ा +1 क्लास में। पी की जगह उसमें क्या होता था, एन। याद आया डी मॉर्गन्स लॉ, वही तो है। अब किसी का कॉम्प्लीमेंट हटाना तो क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे पी नोट ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी ए के इक्वल, और पी ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस नोट पी ए के इक्वल, है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हटा दिया मैंने। अब एडिशन फार्मूला एक्सपेंड कर दो इसका। क्या था एडिशन फार्मूला, देखो कवर करने लग रहा है भाई मानसू बोर्ड को। देखो ये है, इसका फार्मूला खोलेंगे हम, पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये एक्सपेंड कर दिया मैंने, बाहर क्या था माइनस का साइन, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 1 ऑलरेडी था इसमें, ठीक है ना। अब इसकी जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं, पी ए इंटू पी बी यूज़ कर सकता हूँ। देखो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था, देखो ये इंडिपेंडेंट था, तो इसकी जगह ए और बी इंडिपेंडेंट थे ना, तो इसकी जगह पी ए इंटू पी बी यूज़ कर सकता हूँ मैं इसकी जगह। तो बस हो गया प्रूव। ये देखो 1 माइनस पी ए ऑलरेडी है यहाँ पर, और माइनस पी बी है, और इसकी जगह मैं कर सकता हूँ प्लस पी ए इंटू पी बी। रीजन डाल सकते हो, ये गिवन है, डायरेक्टली गिवन तो है नहीं ये चीज़, लेकिन लैंग्वेज में गिवन है कि भाई ए और बी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो ये मैंने लिख भी रखे यहाँ पर, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से जो है ना पी बी कॉमन निकल जाएगा, माइनस पी बी, तो इसमें से माइनस पी बी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। 1 माइनस पी ए ऑलरेडी मेरे पास है, और माइनस पी बी कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बच गया बताओ, बताओ 1 माइनस पी ए नहीं बच गया, यहाँ से माइनस पी बी गया 1 बच गया, यहाँ से माइनस पी बी गया माइनस पी ए बच गया, तो 1 माइनस पी ए बच गया ना। तो 1 माइनस पी ए कॉमन निकल गया यहाँ से, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन निकल गया, क्या बच गया अंदर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी ये लिखेंगे, और लेफ्ट में ये चल ही रहा था देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। इसलिए अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो नॉट ए नॉट बी भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। आया समझ में? कुछ ना लाइन कोई समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ सकते हो। आ गई समझ में? अब नेक्स्ट में ये प्रूव करना आपने, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, चलने दो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन शो दैट नॉट ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये प्रूव करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे ना, तो नॉट ए और बी भी आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो ये गिवन हो गया। प्रूव में क्या करना बताओ, प्रूव ये करना है ना हमने, ये प्रूव करना है, ये वाला देखो ध्यान से देख लो, एक एक लाइन, ना समझ में आए तो पूछो फिर उसको। आप देख लो एक बार, पढ़ लो ध्यान से, आ गया समझ में? तो मैं इसको लेकर चलता हूँ, फिर इसको लेकर चला मैं, और इसको मैंने लिख दिया भाई बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको देखो क्यों लिख सकता हूँ, वेन डायग्राम से बता देता हूँ आपको मैं। ये ए है मान लो, ठीक, और ये बी है, तो नोट ए कौन सा है सुमित, ए से जो बाहर है ना वो नोट ए है, ये नोट ए है, ये है नोट ए, नोट ए है ये। तो नोट ए का किसके साथ इंटरसेक्शन लेना, बी के साथ। बी में डॉट भर देता हूँ मैं, बी के अंदर डॉट, ये बी के अंदर डॉट भर दिए मैंने, जो बी है। ये जो रेड लाइन लगा दी ना, ये तो नोट ए है, जो डॉट लगा दिए ना वो बी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सचिन कौन सा होगा बताएगा आकर यहाँ पर, आजा बी में से ए माइनस बता देना कौन सा होगा दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ आकर हाथ लगा कर बता दे कौन सा हो गया। हर सेलिब्रिटी स्टूडेंट तो आजा आजा आजा, दोनों चीज़ होगी। ले भाई ये सो आप आ जाओ, आपका वैसे भी कैमरे के सामने जाने का शौक है। सर ये जो बी है इसमें से ए ठीक माइनस है। कर देंगे। क्या कर देंगे सर जो बी है डॉटेड इसमें से ए माइनस कर देंगे, जो ये लाइन वाला है। मैंने इन दोनों का कॉमन पूछा है, कॉमन बताओ क्या है। कॉमन इसका सर ये हो जाएगा, ये यहाँ से लेके और ये सर ये जो एरिया है ना, ये इन दोनों का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, यही है कॉमन दोनों का, जिसमें डॉट भी है जिसमें लाइन भी है, ठीक है ना। तो ये कॉमन हो गया, देखो ये वाला जो इसने कहा है, ये मैं इस तरह लाइन लगा देता हूँ, ये हो गया दोनों का कॉमन।
तो एक्चुअली में क्या है, ये बी में से दोनों का इंटरसेक्शन नहीं माइनस कर रखा है। तो मैंने क्या किया, देखो सारे बी में से दोनों का इंटरसेक्शन तो हटकर बचा कॉमन है, तो वही तो मैंने लिख रखा है, सही लिखा ना। अब पी बी एज इट इज़ यहाँ पर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिखूंगा मैं पी ए इंटू पी बी लिख सकता हूँ। ऐसे क्यों लिखा बताओ, वंशी का तुम बताओ। गिवन है, वेरी गुड, ये गिवन है, देखो ये रहा, है ना। अब इसमें से पी बी कॉमन निकाल सकते हो आप। पी बी कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए को क्या लिखोगे, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ये था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, तो यही तो हमने दिखाना था। तो नोट ए एंड बी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी क्या हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक, अब नेक्स्ट है कि ए एंड नोट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये प्रूव करना है। नेक्स्ट में ए एंड नोट बी, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक, तो लेकर चलते हैं, ये लेकर चल पड़े। तो सुमित अगली लाइन लिखवाओ, क्या लिखूं, वेरी गुड, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस होता है बस, और कुछ नहीं। तो इसकी जगह क्या लिखूं मैं, पी ए इंटू पी बी लिखूँ इसकी जगह, पी ए इंटू पी बी। अब पी ए कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, पी ए कॉमन निकल गया तो 1 माइनस पी बी बच गया। अब 1 माइनस पी बी को क्या लिख सकते हो आप, पी नोट बी लिख सकते हो, पी नोट बी। बस यही प्रूव करना था। ए एंड नोट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आए समझ में, करियो भाई बंद, पोज कर दियो। फर्स्ट पार्ट देखो भाई बच्चों, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए 1/4, पी बी 1/3, पी ए यूनियन बी 1/2 शो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी ए है 1/4, टूट जाएगी डोरी किसी दिन। पी ए है 1/4 और पी बी है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 1/2। तो आपने प्रूव करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। हिमांशु कर दोगे, सर माता है, आप कर दोगे, आप कर दो भाई, आ जाओ, क्या हो गया, आ जाओ जल्दी। ए और बी इंडिपेंडेंट है यानी ये प्रूव करना। देखो है रेंज में, इधर सुमित उधर, देखो भाई ये फार्मूला लगा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी का। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी की जगह 1/2 रख दिया, पी ए की जगह 1/4 रख दिया, पी बी की जगह 1/3 रख दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो टोटल सिंप्लीफिकेशन है अब आगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/12, हाँ 1/12 आ गया। देखो चेक करके कर लो, चलो आप अपने उससे करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। टोटल आ गया सर, टोटल, हाँ नहीं टोटल, देखो ये हो गया 7 और +4, 3 + 4 7/12, 1/2 माइनस 7/12, तो कितना आ गया एलसीएम, कुछ मिस्टेक नहीं होगी शायद। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी क्या दे रखा है देखो ना, 1/2 है ना, तो यहाँ 1/2 रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एलसीएम लिया 7/12 हो गया ये, तो ये आ गया 1/2
और 7/12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इस तरफ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और भाई यहाँ पर आ गया 7/12 माइनस 1/2, 12 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1/12, ठीक है ना, 1/12। और हमने क्या प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया 1/12, और ये भी क्या हो गया 1/12। तो वेरिफिकेशन हो गया ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए वो, ठीक है ना। रोक दे मंसू। Simultaneously 3 coins are tossed simultaneously. Three coins are tossed. Sample space will be, ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा। 3 coin टॉस करेंगे, 0 टेल, 1 टेल, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल। टेल में लेकर चल पड़ा 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, ठीक है ना, सैम्पल स्पेस। अब इवेंट दे रखा है ई इज अ इवेंट 3 हेड्स और 3 टेल, 3 हेड और 3 टेल, 3 हेड और 3 टेल। तो एच 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 या तो 3 हेड हो या फिर 3 टेल हो, 3 हेड और 3 टेल। जी एटमोस्ट 2 हेड, एफ बच गया पहले, एफ एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। कम से कम 2 हेड हो, कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। जी है एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, बेशक से एक भी ना हो, या फिर 1 हेड हो, 1 हेड, या फिर 2 हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 3 हेड नहीं आएगा इसमें, एटमोस्ट 2 हेड। आगे आपने चेक करना ये ई एंड एफ, ई एंड जी, एफ एंड जी डिटरमाइन विच आर द इंडिपेंडेंट विच आर डिपेंडेंट। ई एंड एफ को चेक करना है, ई और एफ को। तो कैसे चेक करूं बताओ, ई एंड एफ को इंडिपेंडेंट चेक करना है या नहीं, कैसे चेक करूं, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ देखो क्या हो गया, ई और एफ में कॉमन एच एच एच। अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया 1/8, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/8, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/8, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आ गया, पी इंटू पी एफ के। तो इसलिए क्या है दोनों ये ई और एफ इंडिपेंडेंट। अब एफ और जी को चेक करना आपने, एफ और जी को। तो एफ इंटरसेक्शन जी चेक करना पड़ेगा पहले, एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी क्या है बताओ, कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, एच टी टी, टी एच एच, एच टी एच, यही है ना, एच टी टी है दोनों में कॉमन, एच एच टी होगा, एच एच टी बोला था, एच एच टी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी 4/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या होगी 7/8। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं आया, नहीं आया ना, तो नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी।
देयरफॉर एफ एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, दीज आर डिपेंडेंट इवेंट। अब आपने चेक करना है ई एंड जी, तो ठीक ऐसे ही कर सकते हो। ई और जी का कॉमन बताओ क्या आएगा, ई एंड जी का टी 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 बस। तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी 2/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी होगी 7/8। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 7/32 है ना, या 14/64 कह लो, और वो हो गई केवल 1/8। तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हुए। तो केवल कौन है इंडिपेंडेंट इवेंट इस क्वेश्चन में, ई और एफ। 12th क्वेश्चन है भाई बच्चों, द ओड्स इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट इज 3:7। The odds against another student three is to 5। यानी कि ए और बी जैसे कोई दो स्टूडेंट हैं, ठीक। तो शुरू में दे रखा है ओड्स इन फेवर, यानी कि एक स्टूडेंट के फेवर है ना, जो पास होने के जो रेशो बना रखा है वो है 3:7, और सेकंड के अगेंस्ट का रेशो है 3:5। तो फेवर और अगेंस्ट बता देता हूँ क्या होता है पहले, तो देखो बाद में काम करते हैं। जैसे कि एक थैले में रेड बॉल है 5 और ब्लैक बॉल है 15, ठीक। ब्लैक बॉल 15, रेड बॉल 5। तो रेड के फेवर का रेशो क्या है, 5:15। चाहे 5/15 लिखो या 5:15 लिखो, या फिर 1/1:3 लिखो, कैंसिल कर दिया, रेशो मैच सिर्फ कैंसिल हो जाता है। तो ये फेवर का रेशो है रेड का, और अगेंस्ट का किसका रेशो है, ये ब्लैक का। कोई आपसे ब्लैक के अगेंस्ट का रेशो पूछे तो ये है ब्लैक के अगेंस्ट का रेशो, यही रेड के फेवर का है और यही ब्लैक के अगेंस्ट का है। और ब्लैक के फेवर का क्या है, ये होगा ब्लैक के फेवर का, और रेड के अगेंस्ट का क्या है, यही है समझ में। जिसका फेवर बोलेगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सामने होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट के पीछे होंगे, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस रेशो वगैरह से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे किसी के फेवर का रेशो अगर m/n हो ना फेवर का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की m/m+n। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, रेड के फेवर का रेशो है ना 5:15, तो रेड की प्रोबेबिलिटी में निकालूँ तो यहाँ से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आई, 5/20 कैंसिल होकर के आ गई। यहाँ से निकाल कर देखियो, वैसे बिना रेशो का यूज़ किए 5/20 आ गई ना, सेम प्रोबेबिलिटी, ठीक। और इस रेशो से निकाल कर देखियो, ये फेवर का रेशो रेड के 1/3+1, ये फार्मूला लगेगा। फेवर का रेशो दे रखा हो तो, और अगेंस्ट का रेशो दे रखा हो ना, मान लीजिए किसी के अगेंस्ट का रेशो है, अगेंस्ट में है ये रेशो किसी के, तो फिर ये आ जाएगा। जैसे कि ये किसके फेवर का रेशो है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या करूँगा, या फिर ये दोनों रेशो सेम है तो 1/1+3 आया समझ में। और ये किसके अगेंस्ट का रेशो है, ब्लैक के अगेंस्ट का रेशो दे रखे, यानी कि बैग ना दे रखे हो आपको, थैले में जो बॉल हैं वो ना दे रखी हूँ, रेशो दे रखे हो केवल ब्लैक के अगेंस्ट का। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अब ब्लैक की जो संख्या है ना, वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लास्ट में है 3/3+1। यहाँ से निकाल कर देख लो, चाहे 15/20। तो रेशो दे रखा हो तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो रेशो बना सकते हो, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं, देखो इसमें कोई दो स्टूडेंट हैं, उनके पास होने का जो फेवर का और अगेंस्ट का रेशो दे रखा है, ये पहले स्टूडेंट के फेवर का रेशो है, ये दूसरे स्टूडेंट के अगेंस्ट का रेशो है। तो मैं अगर पहले स्टूडेंट के पास होने के चांस निकालूं तो बोर्ड पर देखो, बुक में क्या देख रहे हो, 3/2
10, 3 + 7। और दूसरे स्टूडेंट के पास होने का चांस निकालूं तो वेरी गुड 5/8, क्योंकि इसमें अगेंस्ट दे रखा है तो अगेंस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इसके यहाँ पर है। तो अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो गया, प्रोबेबिलिटी आपके पास है। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट, दोनों पास हो जाएं। तो बताओ क्या लिखूं, वंशिका आप बताओ। दोनों पास हो जाएं, ऐसे चांस निकालें कि दोनों पास हो जाएं। दोनों का मतलब बोथ, ये निकालना है, ठीक। अब इसका जो रिजल्ट है ना वो दो तरह का होता है, एक तो ये होता है, ये नहीं तो ये होता है। तो अब बताओ मैं क्या लिखूं दोनों में से, ये लिखूं या ये लिखूं? ये लिखूं क्योंकि एक्सरसाइज इसी की चली हुई है। बताओ भाई, दो स्टूडेंट पास होंगे, इंडिपेंडेंटली पास होंगे ना, कोई उनके माइंड की रिलेशनशिप थोड़ी बनी हुई है कि वायर डाल रखे हैं कि उसके पास इन्फॉर्मेशन है तो उसके पास भी पहुंच जाएगी। तो इंडिपेंडेंटली सोल्व करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को, वो इंडिपेंडेंटली पास होंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए ये, मतलब गिवन नहीं है ऐसा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, लेकिन सेंस बताने लग रही कि कौन से इवेंट है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब चीटिंग वगैरह करते हो तो दूसरी बात है भाई। PA × PB ऐसे लिखा जाएगा इसको, सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो 3/10 और 5/8 कैंसिल वगैरह कर सकते हो आप, 5 2 जा और आंसर आ जाएगा 3/16। ठीक है ना, आंसर साथ साथ चेक कर लिया करो। आ गया समझ में? रोक 13 देखो भाई बच्चों, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल गेट ए स्कॉलरशिप इज 0.9। स्कॉलरशिप अगर उसको मिलती है उसके चांसेस 0.9 यानी कि 9/10। डेसिमल फ्रैक्शन में लिख लो या सिंपल फ्रैक्शन, मर्जी आपकी। ये होती है सिंपल फ्रैक्शन और ये होती है इसकी डेसिमल फ्रैक्शन। प्रोबेबिलिटी दोनों एक जैसी हैं, वैल्यू एक जैसी दोनों की। तो उसने डेसिमल दे रखी थी, मैंने सिंपल फ्रैक्शन लिख दी। ठीक है, यानी कि एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलते हैं उसके चांस है ये, एक बॉय को, और एक लड़की को स्कॉलरशिप मिलती है उसके चांस है 0.8। काफ़ी पुरानी बुक है ना, क्योंकि आजकल ये उल्टा हो गया है, गर्ल्स की स्कॉलरशिप बढ़ गई है, बॉयज़ की कम हो गई, क्योंकि बॉयज़ कम पढ़ते हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं। बताओ गलत क्या हो? तो आज म्यूजिक के पेपर में देख लिया था मैंने। तो नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप। बताओ प्राची क्या निकालना है? एट लीस्ट वन गेट द स्कॉलरशिप। नहीं पता? आप बताओ, रिकॉर्ड होने लग रही सब कुछ, आपको भी नहीं पता? आप बता दो। वेरी गुड, देखो अब +1 के बच्चे ने बता दिया। एट लीस्ट वन का मीनिंग है बेटा A यूनियन B, कम से कम एक बंदा, A B या दोनों। तो ये निकालना हमने। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करवाता हूँ, तीनों ध्यान से समझ लेना। तो इसका फार्मूला ये हो गया, देखो ये निकालना था कम से कम एक, इसका ये फार्मूला हो गया। तो PA की जगह क्या रखें? 9/PB की जगह, और ये तो वैल्यू दे ही नहीं रखी हिमांशु, इसका क्या करें? ये तो वैल्यू नहीं दे रखी, मल्टीप्लाई कैसे? कैसे करें बताओ? ऐसा लिखेंगे, रीज़न है इसके पीछे क्योंकि A और B यहाँ पर इंडिपेंडेंट है।
स्कॉलरशिप मिलेगी जब कोई रिलेशन थोड़ी ना होगी उसकी एक दूसरे के साथ, इंडिपेंडेंट होंगे, किसी को भी मिल सकती किसी को ना भी मिले, है ना, जो काम करेगा उसको मिलेगी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं दोनों, तो इसकी जगह ऐसा लिखा जाएगा, अब इसकी वैल्यू रखी जाएगी 9/10 और यहाँ पर देखो क्या आ गया, ये आ गया 17/10, 17/10 हो गया ये, और ये क्या हो गया 72/100 हो गया। ऐसे कैंसिल करना चाहो वैसे कैंसिल भी होने लग रहा था। तो 170 माइनस 72/100 कितना आ गया 98/100 यानी कि 98% या 0.098। ठीक है ना, ये तो 99 बनने लग रहा था इसने देखा नहीं, वहाँ पर मैंने 171 लिख दिया, इसने यहाँ पर माइनस कर दिया सीधा, वो स्टेप मेरा देखा नहीं। तो 98% चांस है किसी एक बच्चे को स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी, किसी न किसी एक को। तो एक तो ये मेथड है इसका, इस मेथड को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता नहीं। क्यों नहीं देता? क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर 4 कैंडिडेट होते, 4 कैंडिडेट ABCD, तो 4 कैंडिडेट होते तो ये फार्मूला बन जाता, और ये फार्मूला हमने ड्राइव भी नहीं किया है अभी, है ना। 3 वाला तो चलो कर भी रखा, 3 वाला तो कर लेंगे, ये फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा, तो हो गया ना लेंथी। तो इसलिए ये मेथड बढ़िया नहीं है। दूसरा एक और मेथड है, वो है प्रैक्टिकली। देखो प्रैक्टिकली ये है कि उसने कहा है कि कम से कम एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, A को मिल गई B को नहीं मिली, देखो, या फिर A को स्कॉलरशिप नहीं मिली B को मिल गई, इस तरफ है ना कैमरे की रेंज यहाँ। तो A को मिल गई B को स्कॉलरशिप नहीं मिली बेटा, और नॉट A एंड B, और PA एंड PB, इस तरीके से करके देखो आपका आंसर यही आएगा 98%। PA की जगह क्या लिखूँ 9/10, P नोट A B की जगह 2/10, P नोट A की जगह PB की जगह, और PA PB की जगह कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 98% आएगा, 100% की बात है। 18 + 8 और 72, देखिए एक बार आ गया 98%। ये दूसरा मेथड है, ये भी थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी ये है इसलिए कि भाई 3 कैंडिडेट हो जाएं, 4 हो जाएं तो थोड़े और ज़्यादा केस बन जाएंगे। जैसे 3 भी हो जाते हैं तो ज़्यादा केस बन जाते। एक A को मिल जाए B C को ना मिले, B को मिल जाए A C को ना मिले, C को मिल जाए A B को ना मिले, फिर A B को मिल जाए C को ना मिले, A C को मिल जाए B को ना मिले, B C को मिल जाए A को ना मिले, और तीनों को मिल जाए। कितने केस हो गए देखो, है ना, 7 केस हो गए। तो हो गया ना लेंथी, और 4 कैंडिडेट हो गए तो और भी लेंथी हो जाएगा। अब एक ऐसा मेथड है जो बहुत अच्छा मेथड है, कंपटीशन में भी यूज़ करते हैं उसको, और CBSE में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके। कॉम्प्लीमेंट का यूज़ वही बच्चा कर सकता है जो इसकी डिटेल में जाएगा। इसकी डिटेल ये है, जैसे कि 2 बच्चे हैं जो फाइट करने लग रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्कॉलरशिप ले सकता, दोनों भी ले सकते हैं, और दोनों को ना भी मिले ऐसा भी हो सकता है। तो 2 बच्चे अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो कितने केस हैं स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करने के, स्कॉलरशिप उनके पास जाने के? 3। पहला केस किसी एक को भी ना मिले, दूसरा किसी एक को मिल जाए, और तीसरा दोनों को मिल जाए। यही केस होंगे, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। स्कॉलरशिप जब बटेगी, जब ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को भी ना मिले, ऐसा हो सकता है किसी एक बच्चे को मिल जाए, ऐसा हो सकता है कि दोनों बच्चों को मिल जाए स्कॉलरशिप। यही केस हो गए ना टोटल। अब आप कॉम्प्लीमेंट का यूज़ कर सकते हो। देखो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, कम से कम एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, एक को मिल जाए या दोनों को मिल जाए। देखो ये निकाल रखी, ये निकाल रखी, कम से कम एक बच्चे को।
तो आप क्या करो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर यानी कि कॉम्प्लीमेंट की और एक में से माइनस कर दो, अपने आप इस एटलीस्ट 1 की आ जाएगी। यानी कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो, नन विल गेट स्कॉलरशिप, कोई भी स्कॉलरशिप लेता ही नहीं, मिलती ही नहीं किसी को स्कॉलरशिप, यानी कि नोट ए एंड नोट बी। ये है 0 वाला केस, नोट ए एंड नोट बी। आगे कॉम्प्लीमेंट को ध्यान से समझोगे तो एक एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड में, 3-4 साल हो गए देखते हुए मेरे को, तो उसमें से क्वेश्चन आता है, उसमें यही काम करना है। एक एक्सपेरिमेंट के टोटल केस लिखकर उन सब की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। जैसे कि एक भी बच्चे को स्कॉलरशिप ना मिले उसके चांस कितने हो गए, किसी एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए उसके चांस कितने हो गए, दोनों बच्चों को मिल जाए उसके चांस कितने हो गए, ये करना उस एक्सरसाइज में 15.7 में। ठीक, बहुत छोटा चैप्टर है ये। अब नोट ए कितना आ गया 1/10, नोट बी कितना आ गया 2/10, और इसको 1 में से माइनस करके देखो 98% बच गया। अब ये मेथड बेस्ट क्यों इन तीनों में, क्योंकि अगर यहाँ पर कैंडिडेट 3 होते हैं ना तो क्या फ़र्क पड़ता हमारे ऊपर, यहाँ पर नोट सी लिख देते, 4 कैंडिडेट होते तो नोट डी लिख देते, 5 होते तो नोट ई लिख देते, लेंथ इतनी नहीं बढ़ती जितनी इसमें इनमें बढ़ जाए दोनों मेथड में। आए समझ में। अब इस तरह के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि ये मान लो कोई फाइटर प्लेन जो है ना वो एक मतलब ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ठीक, आया समझ में। तो पहला जो उसका टारगेट हिट करेगा उसके चांस ये हैं, दूसरा दो कैंडिडेट हैं, 2 फाइटर प्लेन हैं, पहला टारगेट हिट करेगा उसके चांस ये हैं, दूसरे वाला फाइटर अभिनंदन के तो ये चांस है, ठीक है, और दूसरे के ये चांस हैं। तो अगर ब्रिज के ऊपर एक भी बम गिर गया ना तो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड, पुल नष्ट हो गया, उसके चांस निकालने हैं। तो कब होया वो नष्ट, जब कम से कम एक बंदे का टारगेट हिट हुआ, एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी पूछी गई यहाँ पर भी, कम से कम एक की, यही प्रोबेबिलिटी है ये, सेम टू सेम है ना। ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया, पहले बता दिया था उसने कि ब्रिज डिस्ट्रॉय कब होगा, जब एक भी बंदा टारगेट को हिट कर देगा। तो ये टारगेट को हिट करेगा उसके चांस ये हैं, ये टारगेट को हिट करेगा ये चांस है, दोनों लगे हुए हैं। तो किसी न किसी का मतलब वहाँ पर बम गिर गया तो ब्रिज डिस्ट्रॉयड हो गया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, एटलीस्ट 1 हिट द टारगेट, कम से कम एक बंदे ने टारगेट को हिट किया, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट बनाई जा सकती हैं। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला है ना, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा आपको ऐसा, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हो गए, 2 बंदे हो गए अलग अलग। ठीक, नेक्स्ट है भाई इसमें द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल, ये तो हो गया, ए कैन सोल्व प्रॉब्लम 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन ए बुक, बी कैन सोल्व 70%, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। बताओ, ऐसे ही होगा ये भी, है ना। नेक्स्ट है फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 5 और 6 एटलीस्ट 1 in 4 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट में है ना, कम से कम वर्ड यूज़ करके स्टेटमेंट बनाई गई है, कम से कम वर्ड यूज़ करके। कोई बता सकता है कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गिवन है? फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 5 और 6। जब स्टेटमेंट ना समझ में आए उसके पार्टीशन कर लेने चाहिए आपने, ठीक है ना। तो मेरे को स्टेटमेंट जैसे समझ में नहीं आई तो मैंने उसके पार्टीशन कर लिए। फाइंड ए चांस ऑफ थ्रोइंग 5 और 6, तो 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो डाई थ्रो करूँगा तभी तो आएगा। 15 सम था ये, 1 2 3 4 5 6, तो उसको क्या चाहिए 5 और 6। देखो स्टेटमेंट कैसे सुलझने लग रही है पार्टीशन करके। फिर आगे लिखा एटलीस्ट 1 in 4 थ्रो ऑफ ए सिंगल डाई, यानी कि ऐसा काम 4 बार किया है। यानी कि जैसे किसी ने मेरे को डाई दे दी और ये कह दिया कि भाई आपको 4 चांस मिलेंगे, 4 चांस, और 4 चांस में आपने कम से कम एक बार 5 और 6 लेकर आना उस डाई के ऊपर। जैसे मैं ये डाई थ्रो करूँगा, ये डाई वैसे तो डाई नहीं है, क्यूबोइड है ये ना, क्यूब टाइप की होती है वो, 1 2 3 ऐसे। तो मैंने थ्रो किया,
मैंने चेक किया 5 और 6 आया या नहीं आया, फिर दूसरी बार थ्रो किया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, यानी कि 4 बार ये काम करना मैंने, और कम से कम एक बार मेरे सामने ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 का है उसने, एटलीस्ट 1 का मीनिंग है ये वाला, ये वाला जो अभी भी किया था, जो मैंने कहा था वही सामने आ गई बात कि भाई बच्चों अगर ये इवेंट अगर बढ़ जाएंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा मेथड, है ना। तो इसको किस तरीके से करोगे, लास्ट वाले मेथड से, कॉम्प्लीमेंट से, नोट ए और नोट ए, यानी कि पहली बारी में भी 5 6 नहीं आया, दूसरी बारी, तीसरी, चौथी किसी में नहीं आया, तो 1 में से माइनस कर दो इसको। तो सबसे पहले तो पी ए निकालना पड़ेगा आपको, 2/6 यानी कि 1/3। तो नोट ए क्या हो जाएगा, 2/3 2/3 2/3। कितना आसान मेथड है ये देखो, है ना। क्योंकि जब मेरे को 4 चांस मिलेंगे तो मेरे को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके टोटल केस ये हैं। जब मेरे को 4 चांस मिलेंगे तो सक्सेस मिले या ना मिले मेरे पास ये चांस है। मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं 4 चांस है मेरे, ठीक, तो 4 में से मैं किसी एक में भी अगर सेलेक्ट हो गया तो हो गया, है ना। तो 4 चांस है मेरे पास, यानी कि 4 बार मैं उसमें एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता हूँ। तो मेरे पास कितने चांस, टोटल मेरे सामने कितने केस हो गए, 5 हो गए ना। ऐसा हो गया कि एक बार भी ना हो मेरे से क्वालिफाई, ऐसा हो गया कि 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 की, कम से कम एक बार तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा मेरे को, तभी मतलब कोई पोजीशन मिलेगी। तो कम से कम एक बार करना पड़ेगा, इसकी चांस निकालने, आप इसके निकाल कर 1 में से माइनस कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसा ही है, रमेश गो फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट A and B, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड। तो इस सिलेक्टेड मतलब कम से कम एक पोस्ट उसको मिल जाए, आए समझ में।